हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जुडिशरी का प्रिपरेशन का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और सिलेबस। ओके, कई लोग अभी नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, दे मस्ट बी जस्ट अ पास आउट, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेटर होगा अगर आप देखें, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू आपको सिलेबस पता चल जाएगा और एक अप्रोच क्या होनी चाहिए तैयारी के तरफ आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसमें स्टेज बाय स्टेज देखेंगे और हमारा मेन जो यहाँ पे फोकस होगा वो लॉ सब्जेक्ट की थ्रू तरफ होगा। ओके, तो देखिए, जो प्रीलिम्स पहले हम देखते हैं। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, लॉ और जीके। दोनों दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो लॉ का क्वेश्चंस होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है अपने साथ, तो वहाँ पे वो 300 नंबर के हो जाते हैं। और जीके का जो पेपर होता है वो एक एक क्वेश्चन होता है 150 नंबर का। ठीक है, तो आपको खुद यहाँ पे वेटेज दिख जा रहा है कि एक पेपर 150 नंबर का है और एक पेपर 300 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ दिख रही है क्लियरली कि आपका वेटेज ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो इन केस मान लीजिए कभी ऐसे सिचुएशन हो आ गई कि आप जस्ट पास आउट हुए, जैसे लास्ट ईयर हुआ कि जैसे ही बच्चे पास आउट हुए तुरंत नोटिफिकेशन आ गई और बहुत कम टाइम मिला लोगों को तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? दैट शुड बी वेरी स्मार्ट। ओके, आपको स्मार्ट एक अप्रोच लेके चलना चाहिए कि कम समय में हम तैयारी अपनी कैसे कंप्लीट कर ले। ओके, 100 किताबें लेके 100 चीज़ें लेके वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है ना, इससे आपका सिलेबस कवर होता है ना ही। आप देखिए, लॉ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको कंटिन्यूस रिवीजन की ज़रूरत है। आप कई बार नोटिस करते होगे कि आपने एक बार बेयर एक्ट पढ़ा, 2 बार 3 बार, फिर भी आपको वो चीज़ें भूलती रहती हैं, क्योंकि बेयर एक्ट लॉ में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगातार रिवीजन देने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कम चीज़ें अगर हों बट उसको हम कई बार रिवीजन करें, वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन हम बहुत सी सारी चीज़ें लेके बैठ जाएं और ना हम उसको पढ़ पा रहे हैं ना ही रिवीजन दे पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी स्मार्ट, कि एक स्मार्ट अप्रोच लेके हम जल्दी से अपना सिलेबस कवर अप करें और एक उसको प्रॉपर रिवीजन दें। ठीक है, अब देखिए, हम समझते हैं प्रीलिम्स, मैंने आपको इसके नंबर्स के क्लासिफिकेशन बता दिए। अब मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास टाइम नहीं है कि आपकी जीके, मान लीजिए इन केस जनरली क्या होता है कि लॉ वाले बच्चे मतलब जनरली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट लॉ वाले बच्चों की जीके थोड़ी वीक होती है, क्योंकि हमें लॉ में इतना ज़्यादा पढ़ना होता है कि हम जीके पे नहीं ध्यान दे पाते। ठीक है, तो अगर आपकी जीके उस पर भी बहुत अच्छी है तो दैट इज़ वेरी गुड, वो आपके साथ बहुत प्लस पॉइंट है। बट इन केस मान लीजिए आप जीके को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए ये है कि आप देखो कि 300 नंबर और 150 नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि 300 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना मार्क्स ग्रैब कर लो। ठीक है, अगर आपका टारगेट होगा कि 300 में एटलीस्ट अगर आपने लॉ पे फोकस किया और आपका लॉ पे कमांड अच्छा हो गया, क्योंकि एक लॉ के स्टूडेंट हो आप, तो लॉ पे आपका कमांड होना तो मस्ट है। तो अगर आपका लॉ पे एक अच्छी प्रिपरेशन बन गई तो आपको ये मेन टारगेट लेके, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग है नहीं। ठीक है, कि आपको मिनिमम नंबर्स चाहिए, आपका दोनों जोड़ के नंबर प्रीलिम्स का डिसाइड होता है दोनों सब्जेक्ट का। तो आपका मेन अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको इन 300 नंबर में मैक्सिमम कितना सा कितना मिल सके। ठीक है, तो अगर जैसे इसमें मिनिमम मेंस में आपका वो मिनिमम मार्क्स रखा गया, बट इसमें नहीं है आपके लिए। ठीक है, प्री के लिए नहीं है, तो आपको 300 में कोशिश करना है कि आप कितना नंबर खींच लो। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जीके बिल्कुल छोड़ दो, दैट इज़ नॉट। बट क्या होना चाहिए कि आप खुद देखो, 300 नंबर और 150 नंबर जहाँ आपकी जीके नहीं तैयार है तो ठीक है, आप वहाँ टाइम अपना इन्वेस्ट करो जो आपको तैयार है। ठीक है, दिस इज़ फॉर समथिंग जहाँ आपके पास वक्त नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक स्मार्ट स्टडी लेके जीके अपना तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब जीके में देखो, लॉ में देखो आपके 10, देयर आर टोटल 10 सब्जेक्ट। jurisprudence, international organization, current international affairs, Indian constitution, transfer of the property act, Indian evidence act, Indian penal code, civil procedure code, criminal procedure code and contract. ओके, अब इसमें आपको अब इसमें अप्रोच लेके चलना है कि कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में हैं और कुछ हैं जो दोनों में हैं। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस आपका केवल, अगर आप यूपी टारगेट करके चल रहे हो तो जूरिस्प्रूडेंस जो है, देखो जूरिस्प्रूडेंस आपको हेल्प कर सकता है, उत्तराखंड में भी पूछता है। ठीक है, तो अभी सिंस हमारा टारगेट यूपी है तो हम उसकी बात करते हैं।
जूरिस्प्रूडेंस केवल प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है। तो अब आपको यहाँ पे इट इज़ नॉट कि आप एकदम लेके उसकी किताब लेके परांजे पे लेके बैठ जाओ या कुछ लेके बैठ जाओ और एकदम उसको डिटेल में समझने की करने लगो। नहीं, आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो और देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेइंग्स पूछता है, ठीक है, या रिसेंटली उस चीज़ में अगर थोड़ी बहुत लीगल डेवलपमेंट हुई है तो वो पूछता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो घुस के नहीं पूछता है क्योंकि वो एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है। आपको इसमें ये करना है कि आपको प्रीवियस पेपर उठाना है। और जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो घटना चक्र में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पूछ दिया हुआ है और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आई थिंक अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो तो आपके लिए वो घटना चक्र बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट जूरिस्प्रूडेंस मैं घटना चक्र से ही पढ़ती हूँ और मैंने उसको समझ समझ के मतलब लाइक स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, बट वो समझ में आने लगी, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के लिए आई थिंक घटना चक्र में जितना दिया है वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बट अगर आप कोई और अप्रोच लेना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ओपी त्रिपाठी है, ठीक है। ओपी त्रिपाठी की एक क्वेश्चन बैंक करके आती है, उसमें भी आपका एक क्वेश्चंस पूरा प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। तो आप उसको देख के, ये नहीं है कि दैट आप उसने पे करके छोड़ दो, आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको एक एरिया पता चल जाएगा। ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और वो मेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम को आपका ले जा रहा है जो आप दूसरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जूरी स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो, उससे देखो कि क्या क्या, जैसे कीटोन ने क्या कहा, सालमन्स ने क्या कहा, ऑस्टिन की पॉजिटिव थ्योरी, पॉजिटिव साइंस की थ्योरी किसकी थी, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी किसकी थी, केल्सन ने क्या कहा। तो ये आपको एक जगह नोट डाउन करना होगा कि सेइंग्स क्या थी किसकी किसकी। दैट इज़ आपको एकदम थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो, बट प्रीवियस पेपर को आपको देख के एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको ज्यूरिस में पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका यूएन चार्टर आता है, पतली सी बेयर एक्ट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। उसमें आपका पूरा बताया है कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या सिस्टम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी। उसके बाद आपका जो भी जनरल असेंबली है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं वो आपको बताया, वो आपको पतली सी बेयर एक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको वो बस कायदे से पढ़ना है, ठीक है। वो पूछता है मेंबर्स कितने होते हैं, कितना टाइम उनका कितना उनका कोरम होना चाहिए या उनको कितने टाइम के लिए अपॉइंट करते हैं। तो वो बेयर एक्ट है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो बेयर एक्ट तो आपको अच्छे से आती ही होगी। दूसरा है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ये थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाएगा क्योंकि आपको एक नेशनल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखनी है। तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते होगे, जो भी आप करते होगे, उसमें कहीं ना कहीं एक अलग सेक्शन होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। तो उसके लिए आपको कोई अलग से जाके नहीं अप्रोच देखनी है, क्योंकि मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए एक अलग मैगजीन ले आओ फिर वो अलग देखो तो उससे कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप कोई भी जो भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन लो, कोई भी, दैट इज़ ऑफ योर चॉइस, उसमें एक अलग सेक्शन हमेशा होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। आप उसको पढ़ो प्रॉपर, जितना भी पढ़ो कम पढ़ो बट प्रॉपर रिविजन दो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, और मेंस में जब हम उसको फर्दर डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम इसका देखेंगे, मेंस में इसको डिस्कशन करेंगे। बट इंडियन प्री के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि जब आप प्री के लिए तैयारी करो तो एक क्वेश्चन बैंक हमेशा अपने पास रखे रहो। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपका डायरेक्शन सेट करता है कि अच्छा आप जो पढ़ रहे हो क्या उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि नहीं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हर एक मीडियम में एमसीक्यूज़ की जो क्वेश्चंस बैंक्स आते हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उसको ले लो, नेट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो घटना चक्र में तो बहुत ढेर सारा, मतलब लाइक बंडल में क्वेश्चंस पूरा सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का ही पूछता है। यूपी में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो तो केस लॉ बहुत ज़्यादा पूछा था, बहुत ज़्यादा पूछा था केस लॉ। तो आपको लीगल डेवलपमेंट, मतलब जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जजमेंट दिया, किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल किसी केस लॉ की चैलेंज हुई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो ये आपको अप टू डेट होना पड़ेगा,
ठीक है। तो आपको इसके लिए है कि आप मेंस की तो तैयारी कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सबसे पहली चीज़ है बेयर एक्ट। अगर आपको लगता है कि कोई बुक है, क्योंकि मेंस की आपको इसमें तैयारी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिर्फ प्री में नहीं है, तो आपको एक अलग से अपने लिए, आप जिस मीडियम के भी स्टूडेंट हो, आप अपने लिए कोई किताब चाहो, कोई भी, बहुत सारी है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो आई विल जस्ट टेल यू कि हमारा जो पेड ग्रुप है उस पर एग्जैक्टली बताया जाता है। अगर आपको एग्जैक्टली पता करना हो तो आप कमेंट सेक्शन बताना, आई विल टेल यू द लिस्ट ऑफ द बुक्स जो मेरे हिसाब से हो, ठीक है। तो आपको एक अपनी चॉइस की कोई भी बुक ले लो, कोई भी एक, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स इकट्ठा करना है, अगेन दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक किताब अपने रेफरेंस की ले लो, बेयर एक्ट जो मस्ट है, और प्री की तैयारी कर रहे हो तो एक एमसीक्यू हमेशा अपने साथ लेके चलो, ठीक है। दूसरा है टीपीए। टीपीए भी बहुत छोटा सा एक्ट है, बेयर एक्ट को आपको फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट लो, क्योंकि ये भी मेंस का सब्जेक्ट है। तो एक कोई बुक जो है, क्योंकि टीपीए, बेयर एक्ट मोर देन सफिशेंट है टीपीए के लिए, क्योंकि उसको अगर आप समझ लोगे तो आप एक्सप्लेन करके भी लिख लोगे। बट अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत आती है एग्जैक्टली बेयर एक्ट से चीज़ों को समझने में, तो बेयर एक्ट में भी बहुत सारी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो टीपी त्रिपाठी है, हिंदी मीडियम का एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली उसमें भी आती होगी, तो आप उसको भी रेफ़र करके साइड बाय साइड और अपना एमसीक्यूज़ लेके चल सकते हो। तो प्रीवियस पेपर का जब आप एमसीक्यूज़ लेके देखोगे तो आपको एक सेट ऑफ एरिया पता चल जाएगा, कि क्योंकि देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है, कभी नहीं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस जगह पे आपको अपना ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। पूरी किताब कोई नहीं पढ़ सकता ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एकदम सब कुछ घोल के रट के पी जाएं और हमसे कोई पूछे तो हम वैसे ही उगल दें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि स्मार्ट, एज आई टोल्ड यू, कि एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, कि अभी आपको ये है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हाउ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। नॉलेज तो हम सिलेक्शन के बाद भी गेन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एंडिंग, हम लाइफ लॉन्ग नॉलेज गेन करते हैं, बट अभी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हाउ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। अब आप टीपीए स्टार्ट कर रहे हो तो टीपीए में सिंस आई थिंक सारे सेक्शंस वैसे इंपॉर्टेंट है, बट आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप पहला सेक्शन भी पढ़ो, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड भी पढ़ो, तो आप देखो कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछा है, कितनी बार एक्ट नंबर पूछा है, कितनी बार क्या पूछा है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे रोज़ रोज़ पढ़ना, मतलब जब भी मैं उठाऊँ तो उसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, एटलीस्ट ये याद रहे, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का भी है और प्री का भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप एक सेक्शन नहीं छोड़ सकते हो। इंडियन एविडेंस एक्ट को जो कुछ बीच के सेक्शंस भी हैं जो प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग, उसमें मेंस में उतने क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, बट प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा उससे सेक्शन नंबर पूछता है, ठीक है। तो उसमें भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट लीजिए, कोई भी एक अपने मनपसंद किताब ले लीजिए जिसमें आपको लगे कि डिटेल में चीज़ें दी हूँ, और एक एमसीक्यू। इंडियन एविडेंस एक्ट में आई विल सजेस्ट कि आप एक सेक्शन ना छोड़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें एक एक सेक्शंस देखने हैं। और सारे सब्जेक्ट में आपको जब प्री का एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक चीज़ देखना होगा प्रीवियस पेपर का, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो, कि कुछ सेक्शंस पे कुछ केस लॉ सेट हैं, ठीक है, अंटिल एनालिसिस में फर्दर कोई डेवलपमेंट ना हुआ हो, कि उसमें हमेशा सेट है कि इस सेक्शन से ये क्वेश्चन, मतलब केस लॉ रिपीट होता रहता है। आपको उस सेक्शन को, उन 3-4 सेक्शन को, बेयर एक्ट के सेक्शंस के ऊपर एक जो स्टिकी नोट होता है आप लगा के उसे लिख लो। दूधनाथ पांडे हो गया जो प्ली ऑफ एलएबी सेक्शन 11 का है, आपको ये सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको उसको सेक्शन के ऊपर लिखना होगा, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, जिससे एटलीस्ट आपको एकदम से, क्योंकि केस लॉ इतने ज़्यादा हैं कि आप सब नहीं याद रख सकते, बट एटलीस्ट जो लीडिंग है वो आपको पता होने चाहिए, आप लिख लो, ठीक है। आप उसको लिख लो, जैसे मान लीजिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, सेक्शन 56 देख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन है, तो मंगनी राम का केस हो गया, आप उस पर लिख लो कि एटलीस्ट आपको सेक्शन का लीडिंग केस, जब आप जितनी बार बेयर एक्ट खोलो तो आपको दिख जाए, तो एटलीस्ट लीडिंग केस आपके टिप्स पे हों, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आपको देखिए बेयर एक्ट तो आपको छोड़नी है ही नहीं, बेयर एक्ट अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी आधी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेयर एक्ट यू डोंट हैव टू लीव, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है।
उसके बाद आप अपनी एक किताब ले लो और एमसीक्यू तो सॉल्व करते ही रहो, क्योंकि प्री नहीं क्लियर होगा तो मेंस का स्टेज तो आपका आएगा ही नहीं। तो प्री के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एमसीक्यूज़ वाली किताबों को आपको छोड़ना नहीं है। आप 2 क्वेश्चन 2 सेक्शन भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप उसको चेक करो कि अच्छा उस 2 सेक्शन पे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। सीपीसी है, सीपीसी जो है लेंदी होता है। प्री के लिए आपका ये अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि ज़्यादा सेक्शंस पे फोकस करता है, ठीक है। सेक्शंस पे फोकस करता है कि किस सेक्शन में कितनी चीज़ें हैं। ऑर्डर्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता है कि किस ऑर्डर में क्या है, ठीक है। कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ जैसे प्लेंट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, तो वो कुछ फिक्स चीज़ें हैं। आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो उसको वो घुमा के पूछता है, ठीक है। तो मे प्री के लिए सीपीसी में आपका टारगेट होना चाहिए कि सेक्शंस पे आपका प्रॉपर कमांड हो, सेक्शंस पे प्रॉपर कमांड होना चाहिए। ऑर्डर्स जो है आपको एटलीस्ट सारे ऑर्डर्स नाम याद होने चाहिए, और आपको पेपर देख के एनालाइज करना होगा कि अच्छा ऑर्डर्स में से किस ऑर्डर्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी आपको प्रीलिम्स में सारे पार्ट पे फोकस नहीं कर रहा है, इवन फॉर द मेंस। कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ चैप्टर सीआरपीसी में ऐसे हैं जो कभी यूपी जुडिशरी में टच नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको लेके रटे जाओ रटे जाओ। जब नहीं पूछता है तो आपको बस इतना देखना होगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख लिया कि चलो ठीक है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आ गए तो हो जाएगा। बट उसमें से अगर नहीं पूछता है तो आपको उन एरिया को टारगेट करना होगा जहाँ पे पूछता है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करके। आप किताब लेके बैठ जाओ और पढ़ते जाओ, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देख रहे हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप बैराक लो और जब सॉल्व करो तो क्वेश्चंस प्लीज़, आई विल जस्ट से कि आप क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाते रहो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत छोटा सा है, 2 पार्ट इसमें है, जनरल प्रोविज़न और स्पेसिफिक प्रोविज़न। अगर आप पिछले अगर आपने पेपर दे रखा होगा स्टेट यूपी का, और अगर अदर स्टेट का, और अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान दोगे कि ये चीज़ नोटिस करोगी, जनरल प्रोविज़न, ठीक है। जनरल प्रोविज़न पे सेक्शन 75 तक ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। बेलमेंट हुआ, एजेंसी हुआ, इंडेमनिटी हुआ, उससे उतना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल, लास्ट ईयर भी बेलमेंट पे और आई थिंक गारंटी किसी पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, श्योरिटी वगैरह, वो रिपीटेड क्वेश्चन था। हर साल जब भी होता है वही 4-5 स्पेसिफिक के क्वेश्चन है जो वो उठा के दे देता है, ठीक है। बट डजेंट मीन कि आप उस एरिया को टच ही ना करो, बट जनरल प्रोविजन ज़्यादा पूछता है, तो जनरल पे आपको, जनरल से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको जनरल, बहुत छोटा सा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ईजिली तैयारी हो जाएगी, बेयर एक्ट सफिशिएंट है उसके लिए। तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी किताब की भी ज़रूरत है, बट अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अवतार सिंह है और बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, बट मेरा जो कहना है वो ये है कि पहली किताब जो होनी चाहिए वो आपकी बेयर एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और प्री के लिए तो एमसीक्यूज़ की एक आपकी गाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया जीके का लॉ का पोर्शन। अब आप जीके के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि जैसे मान लीजिए आपके पास कम टाइम है, ठीक है, क्योंकि हमारा एज आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ओनली कि इस वीडियो का हमारा मेन पर्पस है लॉ की प्रिपरेशन। जीके पे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपका कम टाइम है, यूपी का अगर आप पेपर देखो तो हमेशा आप देखोगे कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। नॉट हाफ बट ऑलमोस्ट हाफ आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स से बहुत टारगेट करता है, तो एटलीस्ट वही कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कहो कि 50%, बट ऑलमोस्ट 50% आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट आप करंट अफेयर्स तो छोड़ो मत, मंथली करंट अफेयर्स आप तैयारी करो, जो भी आप मैगजीन करते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, जो भी करते हो, बट एटलीस्ट अगर आपकी जीके कमज़ोर है तो बट करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है, ठीक है। यू कांट लीव दैट। तो करंट अफेयर्स पे एटलीस्ट आप टारगेट करो, करंट अफेयर्स करना ही है, क्योंकि ये मान के चलो कि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस ना गलत हों। इन केस अगर आपकी जीके वीक है, ये तब के लिए स्ट्रैटेजी है और टाइम कम है आपके लिए, तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। बाकी जो बचे आपके सब्जेक्ट, समय कम है, आपको लगता है नहीं तैयारी है, आपको नई चीज़ें याद हो रही हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस पेपर्स देखने होंगे, ठीक है, कि प्रीवियस पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन जो है एटलीस्ट कुछ भी हो जाए आपको प्रीवियस पेपर छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। प्रीवियस पेपर को आप जितना सॉल्व कर लो उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्रीवियस फिर बहुत सारी पतली पतली गाइड्स आती हैं कि आप, क्योंकि लूसेंट चाहो तो आप लूसेंट देख सकते हो, थोड़ा बहुत लूसेंट्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बट उन सब के ऊपर ज़रूरी है जीके के लिए कि
पहला आपका करंट, अगर आपकी तैयारी जीके थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ये प्री है, आपने देखा 300 नंबर और 150 नंबर है, तो फॉर दैट रीज़न आई एम टेलिंग यू कि करंट अफेयर्स आपको पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कवर कर लो। दूसरा ये है कि आप ये देख लो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जीके में, क्योंकि उसमें भी रिपीटेड होते हैं। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, बिहार का लगा सकते हो और एपीओ का लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस जीके में क्या क्वेश्चन, ये आपको मस्ट है। इसके बाद आपको लगता है अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, आपको लगता है अगर समय बच जा रहा है तो आप लूसेंट के कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, लूसेंट आप पढ़ सकते हो एक बार। बट ये आपका मस्ट है, क्या, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जीके में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, यूपी के देख लो, बिहार के देख लो और यूपी का एपीओ देख लो। ठीक है, दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जीके। इसमें भी वही, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर्स देखोगे तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। लीडिंग के मतलब जो भी किसी पर्सन का नाम दे दिया था कि क्या न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, कोई भी टॉपिक था कि ये क्यों न्यूज़ में है, फुल। तो आपको ये जीके भी प्रीवियस पेपर का एनालाइज करना होगा कि कहाँ से पूछा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे इस पे भी आपको टारगेट करना होगा। और इसके लिए लूसेंट पे आप, अगर लूसेंट में पीछे पूरा वो दिया रहता है, फिर हमारे यहाँ इसके लिए पेड ग्रुप भी स्पेशली जीके के लिए अलग से चलाई जाती है। तो उस पेड ग्रुप्स में बहुत से जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, एटलीस्ट फॉर जीके तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो जीके के लिए आपको एक प्रीवियस पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में के लिए ज़रूरी है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन आना चाहिए कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे करें। हिंदी वालों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है और इंग्लिश वालों को हिंदी ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। बट यहाँ पे हम ये एक्सक्यूज़ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन डिसाइड करता है। ये कहना कि हिंदी हमारी वीक है या ये कहना कि इंग्लिश हमारी वीक है, तो फिर ये अगर हम ये कहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रुकेगा, और ये बहाना हम हमेशा नहीं दे सकते ना। तो आपको इसके लिए ये है कि आप कोई भी पैरा लो, ठीक है, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। डे टू डे चीज़ों में जितना आप अप्लाई कर लो, हिंदी टू इंग्लिश के लिए तो आपको डे टू डे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी पैरा लो, उसको इंग्लिश टू हिंदू करो या हिंदी टू इंग्लिश करो, तो दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं लॉ के लिए। लॉ के लिए आई विल शो यू सम पेपर। अभी जैसे 2018 का पेपर है, ठीक है, अब ये 2018 का अगर आप पेपर देखो, ये पहला पेपर है सब्सटैंटिव लॉ का। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको देख सकते हो कि इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड मैंडेटरी रखा है, बाकी 4 जो है टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल आपके देयर 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 करने हैं। ठीक है, पहला और दूसरा कंपलसरी है, बाकी के 5 में से आपको 4 करने हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे और ये आपको करने ही करने। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो सीधा सीधा 15 10 10 15 50 नंबर का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेन टारगेट आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका 50 नंबर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, 200 के पेपर में से 50 नंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो 150 में आपस में डिवाइड हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में भी आपको करना ही करना है, तो हिंदू लॉ आप अच्छे से कर लो। ठीक है, हिंदू लॉ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हिंदू लॉ देखो आपका 30 नंबर का हिंदू लॉ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टीपीए है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप है सॉरी, टॉर्ट है, और उसके बाद ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और ईजमेंट है। तो मान लीजिए जैसे आपका इसमें ये है कि एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपका वीक है, इनकेस ईजमेंट आपका वीक है या सारे आपका वीक है, तो यहाँ पे सिंस आपके पास ऑप्शन है, आप एक सब्जेक्ट जो है, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो ही ना, बट इन केस अगर आपका वीक है तो बाकी सब्जेक्ट के आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है कि आप उनमें से जो है आपको ऑप्शनल करना है। तो एक सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उस पेपर में उसको ऑप्ट मत करो, पढ़ के जाओ। ऑब्वियसली यू नेवर नो कि कैसे पेपर पलट जाए, बट पढ़ के जाओ। बट इन केस बाकी सब्जेक्ट पे कमांड रखो कि एटलीस्ट ऑप्शन आए तो आपका जो तैयार हो आप उसको प्रॉपरली कर सको। ठीक है, अब आपका ये दूसरा पेपर है, सॉरी नहीं, ये थर्ड है। ठीक है, सेकेंड आई विल शो यू, इसके मैं थर्ड इसके बाद आपको दिखा दूँगी। थर्ड है, जैसे मान लीजिए अब इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर आपका लोकल लॉ है और 50 नंबर का आईपीसी है। ठीक है, तो आईपीसी तो 50 नंबर की है, वो तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि आपका वो
प्री का भी है, ठीक है। वो तो आपका प्री का भी है, आपको प्री में तो उसकी तैयारी करनी ही करनी है। बट यहाँ आपको जब आप प्री की तैयारी करोगे तो आपका वहाँ पे साथ साथ आप मेंस की भी करोगे तो आपका हो जाएगा। बट यहाँ 150 नंबर का आपका लोकल लॉ है, तो लोकल लॉ का भी आपको सिलेबस देखना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने होंगे, क्योंकि 150 नंबर है और ये पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ 150, आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखना होगा कि किस नंबर पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लोकल लॉज भी अच्छे से पढ़ने होंगे। ये है अब आपका सेकंड पेपर, प्रोसीजरल एंड एविडेंस, ठीक है। ये लास्ट ईयर का पेपर है, तो इसमें आपको प्लेंट सीखना होगा। प्लेंट के लिए आप बहुत सारी बुक है, जजमेंट राइटिंग के लिए बुक आती है, हाउ टू प्लेंट बनाने, रिटन स्टेटमेंट देने की सारी, और वो सब चीज़ मान लीजिए अगर आपको बुक नहीं भी मिल रही है, आपके बेयर एक्ट के पीछे पूरा फॉर्मेट दिया होता है, चार्ज फ्रेमिंग का, सीआरपीसी देखो, चार्ज फ्रेमिंग का और जजमेंट एंड सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। पीछे सीपीसी की बेयर एक्ट ले लो, पीछे आपका पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे प्लेन ड्राफ्ट होता है, कैसे रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट होता है, तो पूरा फॉर्मेट दे रखा है। तो अगर आपको बुक मिलती है, बहुत सारी बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आप बुक लो और प्लीज़ अपने बेयर एक्ट के पीछे जो प्रॉपर फॉर्मेट दिया है उसको भी देखो, ठीक है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपको सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, तीनों में से आपको सारे क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स में से आते हैं। बट उन क्वेश्चंस में भी अगर सीआरपीसी में से है तो उसमें से भी आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ऑप्ट करना होता है। बट ओवरऑल सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस जो है आपको बहुत कायदे से पढ़ना है, क्योंकि उनका पूरा एक पेपर होता है, दोनों उनका इक्वली वो डिवाइडेड होता है। तो आपको ये मेंस के लिए भी पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है, प्लस ये अदर स्टेट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल लॉ है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होते हैं, तो आप इनको तो छोड़ सकते ही नहीं। इसके लिए प्लेंट के लिए आप सीपीसी के पीछे जो बेयर एक्ट में आपको फॉर्मेट दिया है, कोई किताब देख लो। मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप प्री के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, वैसे आपको मेंस के भी क्वेश्चंस पेपर देखने होंगे, ठीक है। आप ये नहीं कि रैंडमली उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, एटलीस्ट देखो तो कि अच्छा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो मेंस में उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट देखो, उसके लिए है क्योंकि यूपी की गाइड आती है, सेंट्रल लॉ की आती है, बहुत सारी उसकी आती है, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं मेंस के लिए, प्री के लिए अलग अलग चल रहे हैं, उसमें एटलीस्ट आपको डेली बताया जाता है कि आपको एक क्वेश्चन आंसर कैसे फ्रेम करना है, मेंस में कैसे फ्रेम देखना है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको एक एक आंसर डेली दिया जाएगा कि हाउ टू राइट योर आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन। एक जो भी उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे दैट विल बी लाइक जो प्रीवियसली पूछे गए हों। प्रीलिम्स में आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं आपकी प्री के हिसाब से, प्री की तैयारी के लिए जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें प्री के लिए के हिसाब से तैयारी होती है। वी डोंट इन्वॉल्व इन दैट फॉर मेंस, क्योंकि मेंस और प्री का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। बट अगर आपको मेंस की, आपको लगता है आपकी प्री की थोड़ी बहुत तैयारी, आपको मेंस का देखना है, तो आपकी मेंस की अलग तैयारी चल रही है, उसमें आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा, उसमें जो डिटेल्ड किसी टॉपिक पे कितना डिटेल्ड आपको देखना है, क्योंकि प्री में होता है आपकी वर्ड टू वर्ड चलना होता है। बेयर एक्ट को हटा के कॉमा को हटा के क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपको वहाँ पे सिर्फ एक आंसर टिक लगाना है। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव देना है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें गलत भी हो जाएं तो शायद ध्यान ना पड़े, तो उतना असर ना हो। बट प्री में तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक आंसर सही तो वही सही है, ठीक है। तो वो आपको अप्रोच बताया जाएगा, तो उसके लिए आप हमारा प्री का जो ग्रुप है यूपी के लिए मेंस के लिए जो चल रहा है आप वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। रादर देन अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, सॉरी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।